Okay, so we are all set. All right. Okay, before we get started, please let me know if there are any questions related to the previous lectures or something else. Apart from that, मेरे ख्याल में जो usual announcements हैं वो वही है कि our TA Waqas Aman, he conducted the tutorial session yesterday and he was discussing the solution of homework 4. तो mainly यानी कि कल जो tutorial session हुआ है उसमें chapter 5 से related discussions हुई हैं. Hope that some of you guys have benefited from the tutorial session. उसके अलावा ये कि जो आपके class projects हैं तो keep making progress on them क्योंकि we are approaching the end of the semester. तो हमारे पास सिर्फ 5 लेक्चर जो हैं वो रहते हैं इंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर. तो दैट मींस के फाइनल एग्जाम्स आर नियर और जिस भी वीक में आपको फाइनल एग्जाम होगा तो उसके अगले वीक में यू गाइस आर सपोज्ड टू गो थ्रू द फाइनल इवैल्यूएशन फॉर योर क्लास प्रोजेक्ट. तो क्लास प्रोजेक्ट पे जो आपकी प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़रूरी है. उसके अलावा ये है कि होमवर्क 5 जो है विल बी पोस्टिंग इट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. तो होमवर्क 5 जो है इट विल बी रिलेटेड टू चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7. तो इससे मुझे ये याद आ रहा है कि होपफुली आई विल ट्राई टू रैप अप चैप्टर 7 इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो अगले लेक्चर में चैप्टर 7 कंप्लीट हम लोग करेंगे एंड देन दैट विल गिव अस 3 मोर लेक्चर्स. ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास 3 लेक्चर्स रह जाएंगे तो फिर हम उसमें मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर सकते हैं. I plan to cover wavelet transform जिसमें हमें 2 लेक्चर्स चाहिए होंगे. And then the last lecture could either be on DFT and its efficient implementation जिसको हम FFT कहते हैं, butterfly diagram वगैरह, or we could do something else, for example 2D Fourier transform या कोई ऐसी चीज, and that will mark the end of this class. Okay, तो ये तो हमारा यानी कि plan है for the remaining lecture. And now let's move to our regular discussion. So we started chapter 7 in the previous lecture. Sir, could you tell कि midterm का result कब तक मिल जाएगा? Definitely ये question पिछले week भी पूछा गया है तो I'm not able to provide a specific deadline for that. The reason is there are so many pending items on my table. तो आप यूँ कह लें कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि which I want to फर्स्ट गेट डन विद. उसके बाद फिर जो है वो मुझे मिड टर्म एग्जाम पे आना है. तो वी कैन होप कि नेक्स्ट वीक जो है वो आई शुड बी एबल टू शेयर द मिड टर्म एग्जाम रिजल्ट्स विद यू गाइस. यानी कि लेट्स गो विद दिस assumption. ओके सर. ओके, कोई और क्वेश्चन? ओके, इफ देयर इज नो फर्दर क्वेश्चन तो हम अपनी डिस्कशन जो है उसको रिज्यूम करते हैं. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 7 जो है वो स्टार्ट किया है. तो चैप्टर 7 इज अबाउट द डिजाइन ऑफ डिजिटल फिल्टर्स. तो डिजिटल फिल्टर्स में 2 तरह के फिल्टर्स हैं, FIR फिल्टर्स हैं, IR फिल्टर्स हैं. तो व्हाई देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फिल्टर्स? बिकॉज देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्सेज व्हेन इट कम्स टू डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स. तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के जो इम्पल्स रेस्पॉन्सेज हैं उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन है. अगर आपके पास कोई LTI सिस्टम है डिस्क्रीट टाइम में जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइनाइट है देन यू स्टार्ट टू कॉल इट FIR सिस्टम. और अगर कोई आपके पास LTI सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो इन्फिनिट है इन ड्यूरेशन देन यू स्टार्ट टू कॉल इट एन IR सिस्टम. और जब हम FIR और IR फिल्टर्स की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स के we are talking about a discrete time LTI system which is frequency selective in nature. मतलब क्या है कि जब आप इस particular LTI system का frequency response जब आप plot करेंगे तो what are you going to observe? ठीक है, तो जो magnitude response होगा तो उसमें आपको frequency selectivity नजर आएगी. It will either be a low pass filter or a high pass filter or a band pass filter, band stop filter वगैरह. तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फिल्टर्स की डिस्कशन हो रही है चैप्टर 7 में. उसमें यानी हम पहले IR सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं. टुडे आई वांट टू रैप अप द डिस्कशन ऑफ IR फिल्टर डिजाइन और होपफुली विल गेट डन विद दिस halfway through the lecture today and then we'll start discussion of the FIR filter design.
ओके, तो जो हमारे पास IR फिल्टर्स हैं उनके बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे. तो what were the main points which we discussed previous time? तो एक चीज तो ये थी कि जो IR सिस्टम्स हैं तो उनके लिए जो डिजाइन मेथडोलॉजी है वो ये है कि जो भी आपके डिस्क्रीट टाइम फिल्टर की स्पेसिफिकेशंस हैं, you port those specifications to continuous time और फिर आप इक्विवेलेंट एक कंटिन्यूअस टाइम फिल्टर जो है वो डिजाइन करते हैं. एंड हाउ यू आर एबल टू रिलेट the continuous time system and the discrete time system by means of a principle which is called impulse invariance. And of course there is another method as well which is called bilinear transform method. So let me do a quick recap of what we discussed in the previous lecture और फिर उसी डिस्कशन को हम एक्सटेंड करेंगे and we'll end up kind of wrapping up the IR filter design discussion. Okay. Right. So we are in chapter 7. Okay. तो हम अभी जो चीज डिस्कस कर रहे हैं तो that is IR filter design. तो इसमें हमने कहा था कि there are two methods to design IR filters. The first method is called impulse invariance. So I'm writing this again and again so that you guys kind of memorize the names. It's also important. And the other method is called bilinear transform. और ये जो दोनों methods हैं इससे होता क्या है कि you just port your specifications of the discrete time filter towards corresponding continuous time filter. तो ये जो दोनों methods हैं they are actually different rules जिसके जरिए आप जो है वो discrete time जो आपके पास systems हैं जिसके corresponding जो frequency है small omega उस domain से आप निकल के capital omega के domain में आप जाते हैं. तो impulse invariance के केस में what is the relationship? Small omega equals capital omega times t. और इस चैप्टर में ऑथर्स जो हैं they use the methodology TD. ठीक है. तो ये कि अगर D सबस्क्रिप्ट यहाँ पे साथ में हम अटैच कर रहे हैं तो it shouldn't be a big problem. ठीक है. और जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म है उस केस में what's the relationship between small omega and capital omega? तो small omega जो है that equals I think 2 times tan inverse और फिर omega times TD divided by 2. तो accordingly जो है वो आप कैपिटल ओमेगा को लिख सकते हैं इस इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं और इसी तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कैपिटल ओमेगा इक्वल्स स्मॉल ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 और फिर आप उसका tan कंप्यूट करेंगे एंड देन 2 डिवाइडेड बाय TD. तो ये आपके पास रूल्स हैं जिसके जरिए आप जो है वो स्मॉल ओमेगा से कैपिटल ओमेगा में आप ट्रांजिशन कर सकते हैं. और ये चीज क्यों चाहिए? क्योंकि IR फिल्टर डिजाइन के लिए there were a lot of efforts, there was a lot of research on the design of discrete time filters, and eventually this is what people have figured out. The best ways to port the specifications of the discrete time filter into an equivalent continuous time filter. तो ये नहीं, इस पे काफी ज्यादा आप कह लें कि डिस्कशंस हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं और यहाँ पे जो चीज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं तो दोज आर द कंक्लूजन्स ऑफ दोज एक्सटेंसिव डिस्कशंस. तो इवेंचुअली हमारे पास जो IR फिल्टर डिजाइन है तो हम कैसे कर रहे हैं कि जो भी हमारा डिस्क्रीट टाइम फिल्टर है उसके स्पेक्स को हम पोर्ट कर लेते हैं कंटिन्यूस टाइम में और फिर जब आप कंटिन्यूस टाइम में चले जाते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट डिजाइन मेथड्स? तो वो डिजाइन मेथड्स हैं बेसिकली बटरवर्थ and Chebyshev. Chebyshev में आपके पास टाइप 1 भी है और टाइप 2 भी है and then elliptic. मकसद ये कि you have to connect the dots
तो जब हम इम्पल्स इनवेरियंस कह रहे हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म कह रहे हैं, तो दैट मीन्स के दीज आर टू डिफरेंट रूल्स जिसके जरिए आप स्मॉल ओमेगा के बजाय कैपिटल ओमेगा के डोमेन में जा सकते हैं। यानी कि जो भी आपके पास स्पेसिफिकेशंस थी डीटीएफटी में, यानी कि जब भी आप किसी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फिल्टर की बात करते हैं तो आपको मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन। तो अगर आप DTFT में जो आपके पास मैग्नीट्यूड रिस्पांस है तो आप उसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू एन इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड रिस्पांस इन CTFT। तो वो एक काम है, और वो आप कैसे कर रहे हैं, इम्पल्स इनवेरियंस या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म के जरिए। इनके इन दो जो रूल्स आपके पास गिवन है, इनमें से कोई एक रूल जो है वो आपने यूटिलाइज करना है। एंड वंस यू रीच द डोमेन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम फिल्टर्स, तो फिर वहां पे क्या है कि जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है उसको आपने मीट करना है, जो डिजायर्ड मैग्नीट्यूड रिस्पांस है। यानी कि आपके बॉस ने, आपके मैनेजर ने आपको कहा है कि फिल्टर डिजाइन करें जिसकी पास बैंड में ये स्पेक्स होने चाहिए, स्टॉप बैंड में ये स्पेक्स होने चाहिए, ट्रांजिशन जो बैंड है उसमें ये स्पेक्स होने चाहिए। तो वो जो फिर स्पेसिफिकेशंस हैं उनको मीट करने के लिए फिर आपके पास कुछ डिफरेंट यानी कि ऑप्शंस मौजूद है, जिनमें से एक बटरवर्थ है, फिर शेबिशेव है और फिर एलिप्टिक है। तो what do I mean by these names? Actually ये हुआ है कि so many people were doing research on filter design for continuous time filters, क्योंकि जो computers हैं और जो embedded जो computing platforms हैं, microcontrollers हैं या इस तरह की चीजें हैं, तो they were invented late, यानी कि 60s 70s में there were kind of some very basic and primitive computers available जो कि NASA और इस तरह advanced जो facilities हैं वहाँ पे होते थे। तो उससे पहले यही मामला था traditionally, यानी कि if we go back a century, कि जितना भी जो डिजाइन हो रहा था सर्किट्स का या communication systems का, तो it was mainly continuous in nature। ठीक है, तो आप सर्किट्स वगैरह बनाते थे और एनालॉग सिग्नल्स जो है उनकी प्रोसेसिंग होती थी। तो उस टाइम जो इनके आर्ट था, इट वाज क्वाइट एडवांस फॉर कंटीन्यूअस टाइम फिल्टर्स। ये जो बटरवर्थ, शेबिशेव और एलिप्टिक, ये जो आपके पास फिल्टर्स हैं, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट देम, इसमें ये मामला है कि फॉर दीज फिल्टर्स वी हैव वेरी सिंपल फार्मूलाज, इनके क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशंस हैं, और जो क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशंस हैं वंस यू यूटिलाइज देम यू कैन कंप्यूट द फिल्टर पैरामीटर्स। ठीक है, तो दैट्स द थिंग, यानी कि you can design any filter which is other than Butterworth, Chebyshev or elliptic, but then you have to do your own computation, and if you cannot come up with a mathematical formula then it would be kind of difficult for others to follow। अब यानी कि इन तीन केसेस में हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूलाज अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से फॉर एनीवन यानी कि लाइक अस, हमारे लिए बहुत इजी है कि हम अपनी स्पेसिफिकेशंस जो हैं उनको बटरवर्थ या शेबिशेव या एलिप्टिक मैग्नीट्यूड रिस्पांस का जो फार्मूला है वहां पे प्लग इन करें, एंड देन वी कैन कंप्यूट द फिल्टर पैरामीटर्स। तो दैट्स द डील। ओके, तो यहाँ पे हम वंस अगेन एक एग्जांपल के जरिए जो है वो अपनी डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आई विल जस्ट टेक सम फिक्टिशियस पैरामीटर्स, क्योंकि पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे लिए दे आर नॉट ऑफ इंटरेस्ट टू अस, हम सिर्फ जो मेथोडोलॉजी है उसको दिखना चाह रहे हैं। ओके, तो फिल्टर डिजाइन के लिए, आईआर फिल्टर डिजाइन के लिए यानी ये जो एग्जांपल है जो भी है, तो इसमें मैं फिर दोबारा से प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ जो हमने पिछले लेक्चर में लिखी थी। What is the problem statement here for IR filter design? Okay, given filter specs, फिल्टर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्स हैं, और कौन से स्पेक्स हैं, डेल्टा 1, डेल्टा 2, ओमेगा पी, ओमेगा एस। तो ये स्पेक्स आपके पास गिवन है, एंड व्हाट यू वांट टू डू, डिजाइन एन आईआर फिल्टर। तो जब आप आईआर फिल्टर की डिजाइन की बात कर रहे हैं तो फिल्टर डिजाइन में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो हमारे वाले केस में फॉर द स्कोप ऑफ दिस क्लास वी वांट टू कंप्यूट द फॉलोइंग टू पैरामीटर्स, इनके n एंड ओमेगा c। अब n कौन सी चीज है, n जो है दैट इज द
ऑर्डर ऑफ द फिल्टर, और ओमेगा सी कौन सी चीज है, दैट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपको जो चीजें गिवन है तो दोज आर स्पेक्स, और जो चीजें आपने कंप्यूट करनी है तो दोज आर फिल्टर पैरामीटर्स। ओके, लेट्स कम टू द एग्जांपल। तो एग्जांपल में फॉर एग्जांपल ये कि जो स्पेक्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स की टर्म्स में आपको स्पेक्स जो है वो बताए जाते हैं। तो जो स्पेक्स हैं वो आपको पास बैंड के लिए भी बताए जाएंगे और स्टॉप बैंड के लिए भी बताए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि ये जो पहले जो मैं स्पेक्स लिख रहा हूँ वो पास बैंड के लिए हैं, और नीचे जो मैंने स्पेक्स लिखे हैं जिसको मैंने अभी कंप्लीट करना है तो वो स्टॉप बैंड के लिए हैं। तो पास बैंड के लिए जो स्पेक्स हैं वो ये कि जो पास बैंड में जो मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स है आइडियली तो वो 1 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम आइडियल फिल्टर डिजाइन नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रैक्टिकल फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं, तो आइडियल फिल्टर क्यों नहीं डिजाइन हो सकते? रिकॉल फ्रॉम योर मेमोरीज कि आइडियल फिल्टर्स जो हैं दे विल बी नॉन कॉजल, इनके सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, और एवरलास्टिंग। तो जिसकी वजह से हम प्रैक्टिकल फिल्टर डिजाइन कराते हैं विच आर ऑलवेज कॉजल एंड ऑफ फाइनाइट ड्यूरेशन। इनके उनके इम्पल्स इनके नॉट नेसेसरली इनके उनके इम्पल्स रिस्पांस एवरलास्टिंग होते हैं जैसे आईआर सिस्टम्स के केस में है, लेकिन उस केस में फिर हम जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो रिकरेंस रिलेशनशिप जो है वो हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ओके, तो पास बैंड में हमारे पास जो स्पेक्स हैं कि मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो है आइडियल होता तो हम क्या कहते हैं कि मैग्नीट्यूड रिस्पांस शुड बी 1, कि ये वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं जिनकी बिल्कुल भी अटेन्युएशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं तो क्योंकि आप अपने सिस्टम को कॉजल बनाएंगे तो उसकी वजह से फिर आपको थोड़ी सी रिपल्स जो है वो अपने पास बैंड में अफोर्ड करनी पड़ेंगी। तो जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि पास बैंड में क्या है कि जो आपका रिस्पॉन्स है वो 1 से थोड़ा ऊपर जा सकता है और 1 से थोड़ा नीचे भी जा सकता है। 1 प्लस डेल्टा 1, 1 माइनस डेल्टा 1। इसी तरह से जो स्टॉप बैंड है उसमें आइडियली तो हम चाह रहे होते हैं कि मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स 0 हो, लेकिन वही बात है कि अगर आपने प्रैक्टिकल फिल्टर डिजाइन करना है तो इट विल बी नॉन जीरो। फिर आप कहते हैं कि एक नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इवन दो इट्स नॉन जीरो, कि हम उसको एग्जैक्टली जीरो नहीं कर सकते, लेकिन इट शुड बी अ स्मॉल नंबर। तो वो जो स्मॉल नंबर है वो हम डेल्टा 2 यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर हम अपनी जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो बता देते हैं कि जो ओमेगा मैग्नीट्यूड है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। और इस तरह से जो स्टॉप बैंड है वहां पे हम अपनी रेंज बता देते हैं कि जो ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड है वो कहाँ से कहाँ तक होगा। ओके, तो पास बैंड के लिए जो स्पेसिफिकेशंस हैं कि ओमेगा जो है वो 0 से कहाँ तक जाएगा, ओमेगा पी तक जाएगा। और स्टॉप बैंड के लिए जो स्पेसिफिकेशंस है वो क्या कि ये जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है विच शुड बी लेस देन इक्वल टू डेल्टा 2। तो वो कौन सी रेंज है, ओमेगा एस से लेके पाई तक। अब ये जो रेंज है इट्स वेरी, आप कह लें कि केयरफुली रिटन, क्योंकि ये जो फिल्टर के जो स्पेक्स हैं ये हम DTFT में लिख रहे हैं। DTFT इज पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, तो आपको हमेशा 0 से 2 पाई का इंटरवल कंसीडर करना है। और फर्दर मोर के देयर इज अ वेरी स्पेशल सिमेट्री ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। 0 से पाई तक जो फ्रीक्वेंसीज का बिहेवियर है, पाई से 2 पाई में वो फ्रीक्वेंसीज का जो बिहेवियर है इट हैज अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। ये चीज हम कई दफा इनके कहते रहते हैं अपने कोर्स में, मैं फिर दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि 0 से पाई के दरमियान कोई भी एक फ्रीक्वेंसी आप इनके अपने जहन में सोचें तो पाई से 2 पाई में भी एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे वही फ्रीक्वेंसी मौजूद होगी। तो 0 से पाई की रेंज में जो भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का एक ट्विन कंपोनेंट जो है वो पाई से 2 पाई की रेंज में भी एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे मौजूद है, ठीक है। अगर आप 0 से पाई के दरमियान चलेंगे और 70% डिस्टेंस पे आप एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मार्क करेंगे तो फिर क्या होगा कि पाई से 2 पाई की रेंज में भी ये होगा कि आप 2 पाई से चलेंगे और 2 पाई से जो है वो 70% डिस्टेंस पे जो फ्रीक्वेंसी आपके पास होगी तो दैट विल बी द ट्विन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी वजह से इस स्पेशल सिमेट्री की वजह से आपको इवन 0 से 2 पाई की रेंज भी कंसीडर नहीं करनी होती है, और आप सिर्फ और सिर्फ 0 से पाई की रेंज कंसीडर करते हैं फॉर DTFT। तो अब ये हमारे पास स्पेक्स हैं DTFT के लिए, ठीक है। ये जो मैंने लिखे हैं तो मैं यहाँ पे फिर दोबारा से एम्फसाइज कर देता हूँ कि दीज आर स्पेक्स, ठीक है।
तो अभी भी है कि जेनेरिक नोटेशन में मैंने लिखा हुआ है, तो अगर हमने एग्जांपल को सॉल्व करना है तो हमें स्पेक्स को कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। तो लेट मी राइट के डेल्टा 1 जो है फॉर एग्जांपल के दैट इज 0.01 और डेल्टा 2 जो है दैट इज 0.1, ठीक है। और इसी तरह से ओमेगा पी जो है वो मैं कहता हूं कि लेट्स से के 0.2 पाई, और ओमेगा एस जो है वो मैं कहता हूं कि 0.3 पाई। ये हो गया। और ये अब हमने स्पेक्स जो है उनकी वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है। और अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड रिस्पांस बनाना चाहें, स्केचिंग करना चाहें थोड़ी सी, तो वो भी हम कर सकते हैं कि He2j ओमेगा जो है मैग्नीट्यूड रिस्पांस अगेंस्ट स्मॉल ओमेगा हम प्लॉट करना चाह रहे हैं। तो वही चीज की आइडियली हमें क्या चीज हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा पास बैंड है उसमें मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो है वो फ्लैट हो और मैक्सिमम हो, यानी कि 1 हो। और इसी तरह से यानी कि ये जो रीजन है दैट इज माय पास बैंड। ये मैं P लिख रहा हूं, तो P मींस के पास बैंड। और इसी तरह से अब ये जो रीजन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं दैट इज माय स्टॉप बैंड। इसको मैं S लिख रहा हूं, तो ये स्टॉप बैंड रीजन है। तो ये आपके पास जीरो फ्रिक्वेंसी है और पास बैंड में जो लास्ट फ्रिक्वेंसी है उसको आप स्मॉल ओमेगा पी कह रहे हैं, और स्टॉप बैंड की जो पहली फ्रिक्वेंसी है उसको आप स्मॉल ओमेगा एस कह रहे हैं। और दरमियान में जो रीजन है, ये जो रीजन है, व्हाट इज दैट रीजन? इसको मैं कैपिटल T लिख रहा हूं, तो ये ट्रांजिशन बैंड है। क्योंकि आपके पास आइडियल फिल्टर नहीं बन सकता है, आप प्रैक्टिकल फिल्टर बनाएंगे तो प्रैक्टिकल जो फिल्टर है उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं है। क्योंकि आइडियल फिल्टर किस तरह का था फ्रिक्वेंसी डोमेन में कि पास बैंड में हाई है और स्टॉप बैंड में एकदम से लो हो जाता है, यानी कि ये पास बैंड है और ये स्टॉप बैंड है, यानी कि फ्रिक्वेंसी डोमेन में जो उसका प्लॉट हम बनाते थे आइडियल फिल्टर के लिए। तो क्योंकि आइडियल फिल्टर नहीं है तो इसलिए पास बैंड से स्टॉप बैंड में ये जो एकदम एब्रप्ट जो ट्रांजिशन है, ये जो डिसकंटिन्यूटी है, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन है पास बैंड से स्टॉप बैंड में वो स्लो होगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से फिर एक तीसरा रीजन बन जाता है जिसको आप ट्रांजिशन बैंड कहते हैं। और फिर फर्दर क्या है कि मैग्नीट्यूड रिस्पांस में जो एक और चीज है वो क्या है कि पास बैंड में जो आपका मैग्नीट्यूड रिस्पांस है आप उसको एकदम यूनिटी पे फिक्स नहीं रख सकते, यानी कि थोड़ी सी आपको रिपल्स अलाउ करनी पड़ती है। इसी तरह स्टॉप बैंड में भी ये मामला है कि जो आपका मैग्नीट्यूड रिस्पांस है इट डज नॉट एग्जैक्टली बिकम जीरो, तो थोड़ी सी रिपल्स आपको अलाउ करनी पड़ती है। तो जब आप स्टॉप बैंड की रिपल्स की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि डेल्टा 2 इज द अपर लिमिट ऑन द रिपल्स, कि स्टॉप बैंड में जितना भी आपका मैग्नीट्यूड रिस्पांस फ्लक्चुएट होता रहे, ठीक है, लेकिन वो ये जो डेल्टा 2 जो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसकी जो फ्लक्चुएशंस हैं वो डेल्टा 2 से ज्यादा नहीं पड़ेंगी। जैसे अभी हमने डेल्टा 2.1 स्पेसिफाई किया हुआ है कि इवन दो के मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो है वो स्टॉप बैंड में जीरो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा ही है। और इस तरह से जो पास बैंड में आपकी रिपल्स हैं वो भी यही कि 1 आपका आइडियल नंबर है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की कोई अटेन्युएशन ना हो पास बैंड में। तो फिर आप कह रहे हैं कि चले ठीक है 1 नहीं हो सकता, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन अलाउ कर देते हैं, यानी कि 1 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो क्या होगा 1 प्लस डेल्टा 1, और 1 से थोड़ा सा नीचे तो वो क्या होगा 1 माइनस डेल्टा 2। तो ओके, तो ये भी डिस्कशन थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी, मैंने उसको दोबारा रिपीट किया सो दैट के इट ऑल बिकम्स फ्रेश इन आवर माइंड, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो अब हम चलते हैं यानी कि फिल्टर डिजाइन की तरफ, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो लिखी हैं। तो लेट मी राइट दोस स्पेक्स अगेन, ठीक है। सबसे पहले मैं जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है उसके स्पेक्स लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड रिस्पांस के स्पेक्स। ओके, मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो है पास बैंड में कैसे होना चाहिए कि एग्जैक्टली 1 तो नहीं हो सकता, लेकिन 1 से थोड़ा ज्यादा, 1 से थोड़ा कम, 1 प्लस डेल्टा 1। डेल्टा 1 कितना था 0.01 था, तो 1.01 से बढ़े ना, और 0.99 से कम ना हो, ठीक है। और ये पास बैंड में था, और पास बैंड में रेंज आपके पास क्या थी, तो लेट मी राइट दैट रेंज 0 से लेके ओमेगा पी कितना है 0.2 पाई, ओमेगा पी इज 0.2 पाई। और इसी तरह से स्टॉप बैंड के जो स्पेक्स हैं उसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड रिस्पांस, ठीक है, एंड इट शुड रिमेन लेस देन इक्वल टू डेल्टा 2। डेल्टा 2 कितना है 0.1,
और फिर ये कि ओमेगा की रेंज क्या है, स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी, स्टॉप बैंड में सबसे पहली फ्रीक्वेंसी कौन सी है 0.3 पाई और आखिरी फ्रीक्वेंसी कौन सी है पाई। ठीक है, ये आपके स्पेक्स हो गए। तो अब हम काम की तरफ जा रहे हैं। तो स्टेप 1, ठीक है, पोर्ट द स्पेक्स, जो आपके पास स्पेक्स हैं उनको आपने पोर्ट करना है टू CTFT, यानी कि यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ कि कैपिटल ओमेगा की तरफ आपने ट्रांजिशन करनी है। और अभी हम जो काम कर रहे हैं वो भी आप बताएं, ठीक है, कि स्पेसिफाई द रूल, कि कौन सा रूल है जिसके जरिए जो है वो आप स्मॉल ओमेगा से कैपिटल ओमेगा की तरफ जा रहे हैं। तो रूल हम यहाँ पे बता देते हैं कि पहली एग्जांपल कर रहे हैं तो हम इम्पल्स इनवेरियंस का जो रूल है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इम्पल्स इनवेरियंस है तो उसमें रूल क्या है आपके पास कि स्मॉल ओमेगा इक्वल्स कैपिटल ओमेगा टाइम टी। अब क्योंकि आपने कैपिटल ओमेगा की तरफ जाना है तो आप इसको रीराइट करेंगे कि कैपिटल ओमेगा कैसे आएगा स्मॉल ओमेगा से, ओमेगा बाय टी करने से, और टी के बजाय टी डी लिख लें ताकि जो है वो टेक्स्ट बुक के साथ हम अलाइन हो सके। और फिर ये कि इट टर्न्स आउट के फॉर इनके वी जस्ट गॉट लकी कि इट टर्न्स आउट के टी डी इक्वल्स 1। ठीक है, तो यानी हमने जो सिंप्लीफिकेशन की है तो इसलिए नहीं किया है कि वी वांटेड टू डू लाइक दिस, लेकिन वो ये कि जो टीडी है गेट्स कैंसल्ड इन द कैलकुलेशंस, इनके देयर इज अ प्रूफ अबाउट इट, जिसकी वजह से इनके इवेंचुअली ये है कि जो आप लोग के लिए टेक अवे मैसेज है कि वी जस्ट गॉट लकी, और टीडी जो है टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 1। तो स्मॉल ओमेगा equals capital omega in case of impulse invariance. Impulse invariance के केस में small omega और capital omega is the same. तो अब जब आप अपने जो specs है उनको translate करेंगे तो there won't be much difference. तो h e to j omega के बजाय अब आप लिखेंगे h j capital omega, उसका मैग्नीट्यूड, इनके CTFT का जो मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स है वो कहां से कहां तक रहना चाहिए 0.99 और 1.01 पास बैंड में, और स्टॉप बैंड में क्या है जो CTFT का जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है इट शुड स्टे लेस देन 0.1। और फिर ये कि जो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है कि पास बैंड कहां से कहां तक है, स्टॉप बैंड कहां से कहां तक है, तो स्मॉल ओमेगा के बजाय कैपिटल ओमेगा मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू यानी 0 से लेके कहां तक 0.2 पाई तक, और स्टॉप बैंड कहां से शुरू हो रहा है 0.3 पाई से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है पाई तक जा रहा है। तो यू कैन सी कि इंपल्स इनवेरियंस के केस में हमने वही स्पेक्स दोबारा लिखे। ठीक है, देयर वाजंट मच चेंज। जो चेंज आई है वो ये कि हमने स्मॉल ओमेगा के बजाय कैपिटल ओमेगा लिखा है, और इसी तरह से h e to j ओमेगा के बजाय h j कैपिटल ओमेगा लिखा है। तो दैट्स द चेंज। बट वंस अगेन अगर ये नोटेशनल चेंज भी है तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये सारी नोटेशन अब आपके पास CTFT के लिए आ चुकी हुई है, और पहले ये जो आपके पास स्पेक्स थे ये DTFT के स्पेक्स थे। ठीक है, तो इट वाज नॉट अ वेरी मैसिव चेंज बट स्टिल इट वाज काइंड ऑफ अ यूजफुल थिंग। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ रहे हैं अगले स्टेप पे। ठीक है, हम कह रहे हैं कि स्पेसिफाई फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स मैग्नीट्यूड के। अब ये है कि जब आपने अपने फिल्टर को डिस्क्रीट टाइम फिल्टर को कंटिन्यूअस टाइम फिल्टर की स्पेसिफिकेशंस में पोर्ट कर लिया तो अब आप एक मैग्नीट्यूड रिस्पांस स्पेसिफाई करें। उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो अब हम उसमें बटरवर्थ ऑप्शन जो है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वी ऑप्ट फॉर बटरवर्थ। ठीक है, हम जो बटरवर्थ जो रिस्पांस है उसको हमने चूज किया, तो फिर उसमें क्या मामला है कि यू नीड टू कंसल्ट अपेंडिक्स बी ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी अपेंडिक्स बी में फॉर्मूलाज जो हैं वो गिवन है फॉर द मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स ऑफ बटरवर्थ फिल्टर, चेबीशेव फिल्टर, टाइप 1, टाइप 2 एंड एलिप्टिक फिल्टर। तो बटरवर्थ फिल्टर के केस में क्या मामला है कि जो मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स है इट इज गिवन एज फॉलोज h j ओमेगा मैग्नीट्यूड स्क्वायर equals 1 over 1 plus omega divided by omega c raised to power 2n.
ओके, तो ये फॉर्मूला कौन से फिल्टर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है? बटरवर्थ के लिए, ठीक है। इसी तरह से एलिप्टिक फिल्टर के लिए एक सेपरेट फार्मूला है, टाइप 1 के लिए सेपरेट है, टाइप 2 के लिए सेपरेट है, और एलिप्टिक फिल्टर के लिए सेपरेट फार्मूला है। तो बटरवर्थ फिल्टर के लिए जो है यू हैव मैग्नीट्यूड रिस्पांस स्क्वेयर्ड व्हिच इज स्पेसिफाइड इन दिस वे। तो मकसद ये है कि अब ये क्योंकि एक बहुत सिंपल आपके पास क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन है, इसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं टू कंप्यूट व्हाट, यानी इस फार्मूला को यूटिलाइज करने से हमारा इनके मोटिव क्या है। तो वी वांट टू कंप्यूट m एंड वी वांट टू कंप्यूट ओमेगा c। ओमेगा c क्या है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और n क्या है? ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। ओके, अब आप जो आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं जो पिछली जैमबोर्ड स्लाइड पे हमने मेंशन किए हैं, तो उन स्पेसिफिकेशंस को अगर आप देखें तो आपको दो चीजें पता चलेंगी। लेट मी राइट दोस थिंग्स कि h e to j 2 pi कि जो पास बैंड की लास्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उस पे अगर आप मैग्नीट्यूड रिस्पांस को देखेंगे तो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99, और इसी तरह से जो स्टॉप बैंड की जो पहली फ्रीक्वेंसी है 0.3 पाई, ठीक है, उस पे जब आप मैग्नीट्यूड रिस्पांस को इवेल्युएट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू इट विल बी लेस देन इक्वल टू 0.1, ठीक है। अब ये जो पहली चीज है उसको आप केयरफुली देखें, यानी कि लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, बीच में एक एम्प्टी स्लाइड है। ओके, तो जो आपके पास पास बैंड के स्पेक्स हैं दे आर राइट हियर। तो आपको ये पता चल रहा है कि पास बैंड में जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है वो फ्लक्चुएट कर रहा है 0.99 और 1.01 के दरमियान। लेकिन अब यहाँ पे मामला क्या है, यानी अगर मैं इसको कहीं ड्रॉ करना चाहूँ तो आपके पास जो अपर लिमिट है पास बैंड में वो 1.01 है, स्टॉप बैंड और जो लोअर लिमिट है पास बैंड में वो 0.99 है। तो पास बैंड में आपका जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है वो इस रेंज के दरमियान फ्लक्चुएट करता रहता है। लेकिन वंस अगेन जब आप अपेंडिक्स देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि जो बटरवर्थ फिल्टर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है इट इज मोनोटोनिक, यानी कि उसमें ऑसिलेशंस नहीं है। मोनोटोनिक का मतलब है कि या वो इंक्रीज होगा या वो डिक्रीज होगा। तो क्योंकि आपके पास जो रिस्पांस है वो पास बैंड से स्टॉप बैंड में डिक्रीज होता है, तो दैट मींस कि आपका जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है वो 1.01 से स्टार्ट होगा और वो डिक्रीज होता होता मुसलसल 0.99 पे आ जाएगा स्टॉप बैंड के आखिर में, और स्टॉप बैंड से आगे ट्रांजिशन बैंड आता है तो वो मजीद डिक्रीज होगा, और फिर वो यानी कि ट्रांजिशन बैंड जब खत्म होगा तो उससे आगे स्टॉप बैंड स्टार्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये कि ये जो बटरवर्थ फिल्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है हम कह रहे हैं कि इट्स मोनोटोनिक। तो मोनोटोनिक होने की वजह से आपको ये पता है कि जो पास बैंड की जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है उस पे जो मैग्नीट्यूड आपके पास बनेगा तो दैट विल बी 0.99, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने वो पहली इक्वेशन लिखी है। और इसी तरह से जो है स्टॉप बैंड के लिए भी आप यही बात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इवेंचुअली ये दो यानी कि इनइक्वालिटीज आ गई हुई हैं, ठीक है। पहली इनइक्वालिटी जो है वो पास बैंड की आखिरी फ्रीक्वेंसी पे है, और जो दूसरी इनइक्वालिटी है तो वो स्टॉप बैंड की फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पे है। तो अब इसमें फर्दर अब हम ये कर लेंगे कि ये जो इनइक्वालिटीज हैं वी चेंज देम टू इक्वालिटी, ठीक है। हम इनको इक्वालिटी में चेंज कर रहे हैं, तो h j 0.2 पाई हम कह रहे हैं कि वी आर श्योर कि जो पास बैंड की आखिरी फ्रीक्वेंसी है तो उस पे जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है दैट इज 0.99, कि वो एग्जैक्टली 0.99 ही है बिकॉज ऑफ द मोनोटोनिक नेचर ऑफ द बटरवर्थ फिल्टर। इसी तरह से स्टॉप बैंड का जो मामला है उसमें भी यही है कि हम कहेंगे कि वी आर श्योर कि जो पास बैंड की पहली फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उस पे जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है दैट इज 0.1, और फिर मोनोटोनिक नेचर की वजह से जैसे जैसे हम आगे राइट साइड की तरफ जाएंगे तो मैग्नीट्यूड रिस्पांस मजीद कम होता जाएगा। तो ये जब आपके पास दो आपने मैग्नीट्यूड रिस्पांस को दो स्पेशल फ्रीक्वेंसीज पे इवेलुएट कर लिया है, ठीक है। 0.2 पाई कौन सी फ्रीक्वेंसी है? पास बैंड की आखिरी फ्रीक्वेंसी है। और 0.3 पाई कौन सी फ्रीक्वेंसी है? पास बैंड की स्टॉप बैंड की पहली फ्रीक्वेंसी है। तो जब आपको मैग्नीट्यूड रिस्पांस सर्टेनिटी के साथ जो है वो पता चल चुका है दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे, देन यू आर इन अ गुड पोजीशन
कि ये जो बटरवर्थ फिल्टर के लिए जो मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स स्क्वायर्ड की जो इक्वेशन है इसको आप इन्वोक करें 2 टाइम्स। तो जब आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी तो देन यू कैन इजीली कंप्यूट द 2 अननोन्स। तो लेट मी डू दैट। ओके, तो हमारे पास जो बटरवर्थ के लिए जो मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स स्क्वायर्ड का जो फॉर्मूला है, तो लेट मी राइट इट अगेन। 1 प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा सी रेज़्ड टू पावर 2n। तो अब जो है इसको हम दोनों वैल्यूज के लिए लिखते हैं। एक दफा वो कि जब आपको मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स पता है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट h नहीं, इस तरह नहीं लिखते हैं, हम कहते हैं कि वी नो दैट, यानी कि इसमें लेट करने वाली बात नहीं है, वी ऑलरेडी नो, यानी कि ये एक हतमी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि h j 0.2 पाई, 0.2 पाई पे जो मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स है वो कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है 0.99। ठीक है, तो दैट मीन्स के आप ये वैल्यू प्लग इन करें। तो मतलब क्या है, ये जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसमें आप वैल्यूज प्लग इन करें कि कौन से ओमेगा के लिए बात हो रही है। कैपिटल ओमेगा इक्वल 0.2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा सी रेज़्ड टू पावर 2n, और h j कैपिटल ओमेगा की वैल्यू कितनी है 0.99 स्क्वायर्ड। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इसी तरह से फिर आप दोबारा लिखें कि वी नो दैट, हमें कौन सी चीज पता है कि h j 0.3 पाई, 0.3 पाई जो फ्रीक्वेंसी है उस पे जो मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स है वो कितना है 0.1 है। तो आप फिर ये जो आपके पास मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स स्क्वायर्ड की जो इक्वेशन है आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो 0.1 स्क्वायर्ड इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.3 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा सी रेज़्ड टू पावर 2n। तो अब आपके पास ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है, तो दीज आर द 2 इक्वेशंस जिसमें 2 अननोन्स हैं। तो आप इन 2 इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं टू कंप्यूट कैपिटल N एंड ओमेगा C। और यही चीज आपको जो डीएसपी का जो स्कोप है उसको, उसमें आपको ये 2 चीजें चाहिए। देखिए जब आपको N और कैपिटल ओमेगा C मिल जाएगा तो उसके बाद एक्चुअल फिल्टर भी डिजाइन करना होता है, बट दैट्स नॉट द स्कोप ऑफ दिस क्लास, क्योंकि वो चीज आप किसी और सब्जेक्ट में डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो इन शॉर्ट, इनके अगर हम जो पुरानी इक्वेशंस हैं उनको दोबारा लिखें तो हमारे पास 0.99 स्क्वायर्ड इक्वल 1 over 1 प्लस नहीं, ओमेगा तो हमने स्पेसिफाई कर दिया था, दैट वाज 0.2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा सी रेज़्ड टू पावर 2n। इस इक्वेशन को जब आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी कि 0.2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा सी रेज़्ड टू पावर 2n, ये हो जाएगा 1 over 0.99 स्क्वायर माइनस 1। आई एज्यूम के ये होना चाहिए। और इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है उसको भी आप जो है वो रीअरेंज कर सकते हैं। 1 प्लस 0.2 पाई डिवाइडेड बाय, दूसरी इक्वेशन में 0.3 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा सी रेज़्ड पावर 2n। इसको जब आप रीअरेंज करेंगे तो आपके पास होगा 0.3 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा सी रेज़्ड पावर 2n और 1 over 0.1 स्क्वायर माइनस 1। तो अब ये आपके पास इक्वेशन 3 और 4 आप इनको कह सकते हैं। तो फिर आप जो है वो थोड़ा सा मजीद जो है वो अलजबरा कर सकते हैं कि डिवाइड कर दें इक्वेशन 3 जो है उसको इक्वेशन 4 से, तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी 0.2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा सी। और फिर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये सिचुएशन होगी ओमेगा सी डिवाइडेड बाय 0.3 पाई और इस सारी चीज का रेज़ टू पावर 2n इनके लेफ्ट हैंड साइड पे। और राइट हैंड साइड पे जो मामला होगा वो भी आप लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 0.99 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय
0.1 स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे आपके पास कुछ कैंसिलेशन है और इवेंचुअली 0.2 पाई या पाई भी चला जाएगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.3 रेज्ड पावर 2n है। और इसी तरह से ये जो राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी है, तो लेट्स स्टार्ट टू कॉल इट c, ठीक है, फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब जो है आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दें किसी भी बेस में, फर्स्ट के लॉग बेस 10 में अप्लाई किया तो पावर जो है वो आपके पास साइड पे आ जाएगी। और ये जो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.3 जो चीज है, इसको भी कोई कांस्टेंट आप एज्यूम कर सकते हैं, ये कांस्टेंट आप इसको b एज्यूम कर लें, इक्वल्स log base 10 of c। तो यू कैन सी कि अब हमारे पास जो n है वो सेपरेट हो गया है कि log base 10 of c divided by log base 10 of b और 1/2। तो यहां से आपके पास इवेंचुअली n आ जाएगा। और अब n का मामला ये है कि if n turns out to be नॉन इंटीजर, जैसे 5.7 है, 5.8 है, 10.7 है, 10.9 है कोई चीज, then you have to round it off to the next integer। तो 10.3 है तो 11 करेंगे, 10.7 है तो 11 करेंगे, 10.1 है तो 11 करेंगे। तो नेक्स्ट हाई इंटीजर पे क्यों आपने उसको राउंड ऑफ करना है, ताकि जो स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपके बॉस या मैनेजर ने आपको बताई हैं, तो वो जो स्पेसिफिकेशंस हैं दे आर ईदर मेट और दे आर एक्सीडेड। तो यानी आप स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक या उससे बेहतर फिल्टर बनाएंगे, उससे कम वाला फिल्टर आप नहीं बनाना चाहते। तो दैट्स द थिंग। तो जो भी n की वैल्यू आएगी, इफ इट टर्न्स आउट टू बी अ नॉन इंटीजर, तो आप उसको नेक्स्ट जो इंटीजर है उस पे आप उसको राउंड ऑफ करेंगे। और जब आपके पास n आ जाएगा, तो यही जो इक्वेशन 1 2 है या इक्वेशन 3 4 है, तो इसमें जब आप n स्पेसिफाई करेंगे तो यू वुड बी एबल टू कंप्यूट कैपिटल ओमेगा c एंड दैट विल बी योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यानी देयर आर लॉट मोर डिटेल्स इन द टेक्स्ट बुक, ठीक है, जिसमें ये जो फिल्टर्स हैं उनके पोल्स डिस्कस हो रहे हैं, उनका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ग्रुप डिले, बाकी चीजें डिस्कस हो रही हैं। लेकिन जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज है कि स्पेसिफिकेशंस अगर गिवन हो तो आपने फिल्टर ऑर्डर कैसे कंप्यूट करना है और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे कंप्यूट करनी है, तो वो ये प्रोसीजर है जो अभी हमने यहाँ पे नरेट किया। If there are any questions, do let me know. Okay, जहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है लाइक बिफोर यू पुट द ओमेगा की वैल्यू इन द फॉर्मूला, तो आपको कैसे पता है कि एच जे 0.2 पाई का जो मैग्नीट्यूड है वो 0.99 के इक्वल है? पास बैंड और it's a reasonable question, लेकिन वही है कि I've told you guys when I was going through that step। तो मामला ये है कि हमने बटरवर्थ फिल्टर एज्यूम किया है। तो बटरवर्थ फिल्टर का मामला जो है, maybe I should draw it again here। बटरवर्थ फिल्टर का मामला ये है कि उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो मोनोटोनिक है। यानी कि मोनोटोनिक जो फंक्शन होता है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो या इंक्रीज कर रहा होगा या फिर डिक्रीज कर रहा होगा, यानी उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगी। उसकी मिसाल क्या है कि अगर मैं कुछ इस तरह का फंक्शन स्केच कर रहा हूँ तो इट्स नॉन मोनोटोनिक, इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनी काइंड ऑफ ऑसिलेटरी है। तो या फिर अगर मैं इस तरह का फंक्शन बना रहा हूँ कि मोनोटोनिक लग रहा है कि बढ़ रहा है फिर एकदम से कम होना शुरू हो गया, तो ये भी नॉन मोनोटोनिक है। तो मोनोटोनिक फंक्शन की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, ठीक है, कि उसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहता है। तो जैसे ये मोनोटोनिक नहीं है, ये मोनोटोनिक नहीं है, तो किस तरह का फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक होगा कि डिक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है एंड सो ऑन। तो ये जो फंक्शन है मोनोटोनिक है कि इवन दो कि उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो वेरी कर रहा है, कभी वो कम डिक्रीज होता है, कभी ज्यादा डिक्रीज होता है, लेकिन उसकी आप कह लें कि जो डायरेक्शन है वो एक ही है। तो दो डायरेक्शंस नहीं है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, यानी अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है तो सिर्फ नेगेटिव है। तो जब आप बटरवर्थ मैग्नीट्यूड रिस्पांस जब आप देखेंगे अपेंडिक्स बी में अपने टेक्स्ट बुक, तो उसमें आपको नजर आएगा कि पास बैंड में भी वो डिक्रीज हो रहा है, फिर ट्रांजिशन बैंड में भी वो डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद फिर जो स्टॉप बैंड है उसमें भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये पास बैंड है, फिर ये स्टॉप बैंड है और फिर ट्रांजिशन बैंड, पास बैंड, ट्रांजिशन बैंड और स्टॉप बैंड। तो हर जगह वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो मोनोटोनिक डिक्रीज है उसकी वजह से फिर आपको ये श्योर हो जाता है कि पास बैंड में ये आपका पास बैंड था, ठीक है, और पास बैंड में आइडियली आपको जो मैग्नीट्यूड चाहिए था वो 1 चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल फिल्टर डिजाइन आपने अलाउ कर दिया कि 1 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और 1 से थोड़ा कम भी हो सकता है। तो फिर आपने ये सारी रेंज ओपन कर दी कि पास बैंड में जो आपका मैग्नीट्यूड रिस्पांस है वो इस रेंज में जैसे मर्जी फ्लक्चुएट करे।
ठीक है। लेकिन जब आपने फिर बटरवर्थ का फॉर्मूला यूज किया, दैट मींस कि आप एक बटरवर्थ फिल्टर बनाने जा रहे हैं, एक ऐसा फिल्टर जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है वो उस रिस्पांस को मीट करेगा जो बटरवर्थ का रिस्पांस है। तो उसमें क्या मामला है कि आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जहां से भी शुरू होगा, चाहे वो 1 से स्टार्ट हो, चाहे वो 1 प्लस डेल्टा 1 से स्टार्ट हो, जहां से भी स्टार्ट होगा तो वो मोनोटोनिकली डिक्रीज होगा। और जब आप पास बैंड की आखिरी फ्रीक्वेंसी पे पहुंचेंगे जो कि 0.2 पाई है, तो आखिरी फ्रीक्वेंसी पे उसकी वैल्यू कौन सी होगी, जो पास बैंड की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। पास बैंड की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो 0.99 है। तो जिसकी वजह से आपने कहा कि 0.2 पाई जो है उस पे जो h है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सर्टेनिटी के साथ 0.99 है, बिकॉज ऑफ द मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, कि जो बटरवर्थ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो मोनोटोनिक है। तो ये चीज है। ये ऑफ कोर्स शेबिशेफ में ये मामला नहीं है, इलेक्ट्रिक में ये मामला नहीं है, बट इन केस यू गाइस आर आस्क्ड समथिंग अबाउट इट, तो इसमें वी डू नॉट हैव एनी इंटेंशंस टू ट्रिक यू गाइस। तो उसमें हम डेफिनेटली आपको बता देंगे कि कोई से भी 2 पॉइंट्स इन मैग्नीट्यूड रिस्पांस पे इवेंचुअली आपको जो भी मैग्नीट्यूड रिस्पांस है उस पे आपको कहीं पे भी कोई से 2 पॉइंट्स चाहिए जहां पे आपको मैग्नीट्यूड रिस्पांस की वैल्यू सर्टेनिटी के साथ पता हो। 2 पॉइंट्स क्यों चाहिए, ताकि आप सेम इक्वेशन को 2 दफा इन्वोक कर सकें और आप 2 अननोन्स के लिए सॉल्व कर सकें। तो दैट्स द थिंग। ओके, तो हम यानी कि जो सेम एग्जांपल है उसको हम रिपीट करते हैं यूजिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म मेथड। ओके, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म मेथड अब हम लोग यूज कर रहे हैं। तो चेंज क्या आएगी, जो स्मॉल मेगा से कैपिटल मेगा आपने मैपिंग करनी है उसमें आपके पास रूल जो है वो चेंज हो जाएगा, एवरीथिंग एल्स जो है रिमेन्स द सेम। तो फिर मैं जो डिस्क्रीट टाइम फिल्टर के जो स्पेक्स हैं वो मैं दोबारा से लिखता हूँ, dt फिल्टर स्पेक्स इन dtft। डिस्क्रीट टाइम फिल्टर के जो फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्स हैं वो मैं दोबारा से लिखता हूँ कि h e to j ओमेगा जो मैग्नीट्यूड है वो कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0.99 से 1.01, वही पुराने स्पेक्स हम ले रहे हैं पिछली एग्जांपल से। और स्टॉप बैंड में क्या मामला होगा कि h e to j ओमेगा जो मैग्नीट्यूड है इट विल रिमेन लेस देन इक्वल टू 0.1। ठीक है, और अब आपने बताना है कि पास बैंड जो है उसमें ओमेगा की क्या रेंज है और स्टॉप बैंड जो है उसमें ओमेगा की क्या रेंज है। तो पास बैंड जो है, क्योंकि लो पास फिल्टर की बात हो रही है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0.2 पाई तक जा रहा है, और स्टॉप बैंड जो है वो 0.3 पाई से स्टार्ट हो रहा है और पाई तक जा रहा है। ठीक है, अब वही पहला स्टेप आपने करना है कि पोर्ट जो dt फिल्टर स्पेक्स हैं टू कॉरेस्पॉन्डिंग CT फिल्टर स्पेक्स, यानी कि कंटिन्यूअस टाइम फिल्टर जो है उसके स्पेक्स बनाएं। तो वो अब आपने कैसे करना है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म के केस में यू हैव टू यूज अ न्यू रिलेशनशिप। व्हाट्स दैट रिलेशनशिप, आपको स्मॉल मेगा से कैपिटल मेगा की तरफ जाना है, तो आपको कैपिटल ओमेगा पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल मेगा के। जो भी स्मॉल मेगा की वैल्यू है डिवाइडेड बाय 2 टेक 10, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 2 बाय TD। Once again we'll get lucky and we'll specify the TD to be 1। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई होती हैं बट नॉट अ लॉट। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है वो h e to j ओमेगा के बजाय क्या होगा, h j कैपिटल ओमेगा, इनके dtft के बजाय ctft की टर्मिनोलॉजी जो है वो शुरू हो जाएगी, पास बैंड में भी और स्टॉप बैंड में भी। तो ये चीज हो गई, और वही नंबर्स आपके पास दोबारा होंगे क्योंकि जो आपके स्पेक्स थे डिस्क्रीट टाइम फिल्टर के लिए, वही स्पेक्स आपके जो है वो कंटिन्यूअस टाइम फिल्टर्स के लिए हैं। तो ये इनके जो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 है दे रिमेन अनचेंज्ड। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 रिमेन अनचेंज्ड, कि जब आपने ये पोर्टिंग करनी है तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में कोई चेंज नहीं आती है। तो जो चीज चेंज होती है वो इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आपके पास रेंज है, क्योंकि दोबारा से रिकॉल करें
कि आपने जब DTFT का स्केच बनाते हैं आप, तो एक्स एक्सिस पे स्मॉल ओमेगा है, और जब आप CTFT का स्केच बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे कैपिटल ओमेगा है। तो एक्स एक्सिस पे जो चेंज है वो इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो ओमेगा की जो रेंज है, जो स्मॉल ओमेगा की रेंज है, इसको जब आपने चेंज करना है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो स्मॉल ओमेगा के बजाय कैपिटल ओमेगा आपके पास आएगा पास बैंड में भी, और इसी तरह से स्टॉप बैंड में भी कैपिटल ओमेगा आएगा, और ये जो रेंज है ये चेंज हो जाएगी। और वो कैसे चेंज होगी? जो रूल आपको गिवन है। व्हाट्स द रूल? राइट हियर, जिसको मैं इस वक्त जो है वो बॉक्स करने लगा हूं। तो अब ये रूल कैसे अप्लाई होगा? सबसे पहले पास बैंड के लिए देखें, फिर जो 0 है तो उसको आप क्या करेंगे, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, स्मॉल ओमेगा को 2 से डिवाइड करना होता है, फिर tan लेना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, TD is 1। और इसी तरह से 0.2 पाई का क्या मामला है कि 0.2 पाई जो है उसको भी 2 से आप डिवाइड करेंगे, और यू विल टेक द टेंजेंट और फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह से 0.3 का क्या मामला है, 0.3 पाई, उसको भी आप 2 से डिवाइड करेंगे, you will compute the tan of this argument and multiply the whole thing by 2। और इसी तरह से फिर पाई का क्या होगा कि पाई बाय 2, और फिर इसका आप टेंजेंट कंप्यूट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वो चीजें जो कैलकुलेटर से करनी होंगी। तो आई डू नॉट हैव एनी, डेफिनेटली आई कैन पुल आउट अ कैलकुलेटर फ्रॉम माय कंप्यूटर, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो इन दैट डायरेक्शन। मकसद ये है कि अब आपके पास आपने कुछ टेंजेंट्स कंप्यूट करने हैं। जब आप ये टेंजेंट्स कंप्यूट कर लेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, और जब आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी तो अगर आपके पास बटरवर्थ अप्रॉक्सीमेशन है तो यू हैव टू गो लाइक द प्रीवियस एग्जांपल, कि आपको पास बैंड की लास्ट जो फ्रीक्वेंसी है उस पे मैग्नीट्यूड रिस्पांस पता होगा, और स्टॉप बैंड की जो पहली फ्रीक्वेंसी है उस पे मैग्नीट्यूड रिस्पांस आपको पता होगा। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी विद टू अननोन्स, फिर आप उनको सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एंड देन यू विल एंड अप getting capital N and capital omega C. So let me navigate this thing from the textbook this time. Okay. बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म जो है उसकी काफी डिटेल्ड डिस्कशन टेक्स्ट बुक में मौजूद है, लेकिन वही चीज है कि हम अभी सिर्फ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म के लिए। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो हैं दे कैन रीड इट ऑन देयर ओन, एंड इफ दे हैव एनी डिफिकल्टीज तो यू गाइस कैन डिस्कस इट विद मी बाय कमिंग टू माय ऑफिस। तो अब ये जो 7.3 एग्जांपल है, तो ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म आप मेथड आप यूज कर रहे हैं, और बटरवर्थ शेप आप यूज कर रहे हैं टू डिजाइन लो पास फिल्टर। तो यू कैन सी के इक्वेशन 730A 730B में जो है आपके पास स्पेक्स है फॉर योर डिजायर्ड फिल्टर, और 731A 731B में आपने उन स्पेक्स को कोड कर लिए इनटू द स्पेक्स ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डिंग कंटिन्यूअस टाइम फिल्टर। तो यू कैन सी के जो आपके पास स्मॉल ओमेगा की जो वैल्यूज थी उनको आपने 2 से डिवाइड किया है, टेंजेंट अप्लाई किया है और फिर मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। वही चीज मैंने अभी आपको बताई है। इवेंचुअली आपके पास मैग्नीट्यूड रिस्पांस की वैल्यूज आ जाती हैं दो फ्रीक्वेंसीज पे, और फिर आपके पास दो इक्वेशंस बनती हैं जिनको आप सिमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, जो आपको नजर आ रहा है, और इवेंचुअली आप n कंप्यूट करते हैं। जैसे इस केस में इक्वेशन 735 में जो n कंप्यूट हुआ है तो दैट टर्न्स आउट टू बी 5.305। तो डेफिनेटली इट्स नॉट एन इंटीजर वैल्यू। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंटीजर, तो इनके 5.3 को आप 6 कर लेते हैं, तो दैट मींस कि जो भी आपका फिल्टर बनेगा तो इट विल एक्सीड द स्पेसिफिकेशंस अ बिट। जो स्पेक्स आपको प्रोवाइड किए गए ये उससे थोड़ा बेहतर फिल्टर होगा। तो यानी कि दैट्स इट, यानी कि ये अभी जो एग्जांपल हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व किए, तो यू कैन काइंड ऑफ redo the computations, ठीक है, to come up with an answer, लेकिन procedure remains the same. तो that marks the end of the IR filter design. तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो do let me know. सर जी सर, ये n की वैल्यू क्या चीज डिफाइन कर रही है, थोड़ा सा इसका बता दें। n आपके पास फिल्टर का ऑर्डर है, ठीक है, और अभी हम इससे ज्यादा यानी इस पे बात नहीं कर रहे हैं। यानी हमारे लिए चैप्टर 7 में जो फिल्टर डिजाइन है वो ये कि स्पेसिफिकेशंस गिवन हो। स्पेसिफिकेशन किस चीज को कह रहे हैं
पास बैंड की आखिरी फ्रिक्वेंसी ओमेगा पी, स्टॉप बैंड की पहली फ्रिक्वेंसी ओमेगा एस, और पास बैंड की रिपल्स डेल्टा 1, स्टॉप बैंड की रिपल्स डेल्टा 2। तो ये हमारे स्पेक्स हैं जो आपको गिवन होते हैं आपके बॉस या मैनेजर की तरफ से, और जो चीज आप उनको रिटर्न करते हैं वो ये चीज है जो कि कैपिटल एन है और कैपिटल ओमेगा सी है। एन इज द फिल्टर ऑर्डर, और जो कैपिटल ओमेगा सी है तो दैट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप फर्स्ट किया किसी भी वजह से कंटिन्यूअस टाइम फिल्टर ही बनाना चाहें, यानी कि अगला स्टेप भी आप करना चाहें कि यू आर गिवन दिस एडवाइस, ठीक है, तो उसके इस पे कैपिटल एन का क्या मतलब होगा? जब आप कंटिन्यूअस टाइम फिल्टर बनाते हैं तो कैपिटल एन टिपिकली टेल्स यू कि आपको कितने ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स चाहिए अपने फिल्टर के लिए, ठीक है। अगर कैपिटल एन 6 है तो दैट मींस कि आपको 6 ऑप एम्प्स चाहिए। कैपिटल एन 14 है तो आपको 14 ऑप एम्प्स चाहिए। तो कंटिन्यूअस टाइम में जो कैपिटल एन है तो दैट टेल्स यू द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर, और उसका मतलब ये है कि कितना हार्डवेयर आपको कैस्केड में लगाना होगा। और कैपिटल ओमेगा सी जो है उसकी एक बड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन है। कैपिटल ओमेगा सी जो है दैट इज द मिड पॉइंट बिटवीन द पास बैंड एंड स्टॉप बैंड, ठीक है। तो यानी कि कैपिटल ओमेगा सी, उसका अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो वो क्या होगा? वो ये है कि कैपिटल ओमेगा पी प्लस कैपिटल ओमेगा एस डिवाइडेड बाय 2। इनके ओमेगा सी जो है इस दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिस पे आपका मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो है वो हाफ होता है। पास बैंड में 1 होता है, स्टॉप बैंड में 0 होता है आइडियली। तो आइडियली जो है वो ओमेगा सी पे जो रिस्पांस है वो हाफ होना चाहिए, इनके इट्स द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन बैंड। तो ये इनके स्पेक्स हैं। और अगर यही फिल्टर आपने डिस्क्रीट टाइम में इंप्लीमेंट करना हो, जो कि हम इस कोर्स में कर रहे हैं क्योंकि स्टार्ट से ही हमारा एम्फोसिस जो है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पे रहा है, तो वहां पे कैपिटल एन जो है वंस अगेन इट रिप्रेजेंट द फिल्टर ऑर्डर, और उसका मतलब ये होगा कि जो भी डिफरेंस इक्वेशन आपने इवेंचुअली इंप्लीमेंट करनी है, या जैसे अभी हमने पिछले चैप्टर में चैप्टर 6 में जब स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं एफआईआर और आईआर फिल्टर्स के, तो वहां पे आप रिकॉल करें कि आपको हर स्ट्रक्चर में आपको एरर्स चाहिए थे और हर स्ट्रक्चर में आपको डिले एलिमेंट्स चाहिए थे। जो जितना ऑर्डर होगा, जितना कैपिटल एन होगा, उतने डिले एलिमेंट्स आपको चाहिए होंगे, और एक खास नंबर ऑफ आपको मल्टीप्लाइजिंग एडर्स भी आपको चाहिए होंगे। तो यानी जो एन और ओमेगा सी है इसको आप आगे यूज कर सकते हैं टू डिजाइन एन एक्चुअल फिल्टर। जब एक एक्चुअल फिल्टर डिजाइन हो जाएगा तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो लोग हैं, ये जो डेवलपर्स हैं, वो उस पर फिर मजीद एक स्टेप भी आगे जाते हैं कि वो देयर आर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इनपुट्स जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग टेस्ट आउटपुट्स आप कंप्यूट करते हैं टू काइंड ऑफ टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ योर कोड, कि आपका कोड जो है वो सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो वो सारे स्टेप्स होते हैं, लोग करते हैं। लेकिन अभी जो हमारे कोर्स का स्कोप है उसमें यही है कि फिल्टर डिजाइन का मतलब ये है कि हम एन और ओमेगा सी कंप्यूट करते हैं, दैट्स इट। तो उससे आगे की बात हम नहीं करते, इवन दो के इट कुड बी डन, ठीक है। लेकिन हम टाइम कंस्ट्रेंट हैं तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे स्टॉप करके फिर हम आगे से बढ़ते हैं। ओके, तो मे बी इनके मैं 1-2 मिनट मजीद लगाता हूँ और आप लोगों को अपेंडिक्स बी जो है उसकी हाईलाइट्स जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप ये चीज रिकॉर्ड भी हो जाए लेक्चर में और आप लोगों को पता भी हो कि जो आईआर फिल्टर डिजाइन है तो वो हम कंटिन्यूअस टाइम फिल्टर डिजाइन के जरिए कर रहे हैं। और जब आप कंटिन्यूअस टाइम फिल्टर्स के जरिए डिजाइन कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यूअस टाइम फिल्टर्स की एबीसी जो है वो पता होनी चाहिए। तो वंस अगेन ये अपेंडिक्स बी, यानी इंटरेस्टेड जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन रीड द होल अपेंडिक्स, लेकिन फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू डू मिनिमल वर्क, तो वहां पे जो मिनिमल वर्क है वो ये कि इसकी जो इक्वेशंस हैं वो आप लोग जो है वो एक तरह से यू गाइस शुड बी एबल टू नेविगेट टू दोज इक्वेशंस। जैसे अगर फाइनल एग्जाम भी जो है इसी तरह का एग्जाम हो कि जिसमें आप लोग घर बैठे एग्जाम दे रहे हो, तो फिर वो चीज नहीं हो पाएगी जो मैंने आपसे मिड टर्म में प्रॉमिस की थी। मिड टर्म में हम लोग आपको कह रहे थे कि हम आपको फार्मूला शीट देंगे, लेकिन इवेंचुअली जब आप लोगों ने अपने घरों से एग्जाम दिया तो बुक्स आप लोगों के पास थी एंड देयर वाज नो नीड टू मेक अ फार्मूला शीट। तो इसी तरह से अगर फाइनल एग्जाम भी अगर आप घरों से अटेम्प्ट करते हैं तो उस केस में आपको खुद पता होना चाहिए कि बुक के आखिर में अपेंडिक्स है और वहां पे कौन से फार्मूलास आपने पिक करने हैं, और हर फार्मूला के ऊपर और नीचे कुछ ना कुछ लिखा होगा जिससे आपको पता चल रहा होगा कि इस फार्मूला में कौन सा वेरिएबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट्स इंपॉर्टेंट। इनके अगर आप घर से एग्जाम देंगे तो फार्मूला शीट डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगी क्योंकि सारी बुक आपके पास होगी, तो फिर आप खुद देख सकेंगे। अगर आप लोग कैंपस आते हैं और हम आप लोगों को बुक्स अलाउ नहीं करते हैं तो उस केस में हम आपको फार्मूला शीट जो है वो देंगे। एनीवे, तो ये जो B1 जो इक्वेशन है ये वही इक्वेशन है जो हमने अभी यूटिलाइज किए 2 एग्जांपल्स में, जब हम लोगों ने इम्पल्स इनवेरियंस
और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म के जरिए जो है वो डिस्क्रीट टाइप फिल्टर डिजाइन किया है, और जो शेप हमने उसकी चूज की थी वो बटरवर्थ का जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है वो चीज। तो ये फार्मूला हम यूटिलाइज कर चुके हुए हैं ऑलरेडी। इस फार्मूला को हमने 2 दफा यूज किया है, यानी हमारे पास मैग्नीट्यूड रिस्पांस की 2 वैल्यूज थी, जिसकी वजह से 2 इक्वेशंस बनी, हमने उनको सिमल्टेनियसली सॉल्व करके कैपिटल N और कैपिटल ओमेगा C पता चला है। तो ये जो फार्मूला है, अगर आप उसको मैटलैब वगैरह में प्लग इन करें तो इस तरह का प्लॉट आपके पास आएगा बटरवर्थ फिल्टर के लिए। तो बटरवर्थ फिल्टर के लिए जब जो हम बात कर रहे थे कि उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो है वो मोनोटोनिक है, तो वो आपको नजर आ रहा है कि वो अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है, उसमें कोई रिपल्स नहीं है, तो जिसकी वजह से हमने वो मैग्नीट्यूड रिस्पांस की 2 वैल्यूज हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज, वो पता चला ली थी। ओके, तो इसमें मजीद डिस्कशन भी मौजूद है इनके पोल्स की, जीरोस की, तो वो डिस्कशन ऑफ कोर्स हम नहीं कर सकते बिकॉज वी आर टाइम कंस्ट्रेंट। तो मैं आपको अगली चीज की तरफ लेके जा रहा हूँ, शेबिशेव फिल्टर्स। अब ये जो B4 जो इक्वेशन है और B5 जो इक्वेशंस हैं, ये 2 इक्वेशंस मिलके जो शेबिशेव फिल्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड फंक्शन है उसको डिफाइन कर रही है। तो अगर आपको हम कहें कि आप शेबिशेव फिल्टर के जरिए जो है वो शेबिशेव फिल्टर प्लस इम्पल्स इनवेरिएंस यूज करें, या शेबिशेव फिल्टर प्लस आप जो है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म मेथड यूज करें, तो आपको ये जो इक्वेशंस हैं ये कंसल्ट करनी पड़ेंगी, B4 और B5। अब इसमें भी अगर मैं इसको देखूं इमीडिएटली तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे एक चीज में एप्सिलॉन नजर आ रही है, तो एप्सिलॉन इट्स जस्ट अ नंबर, इसकी कोई भी वैल्यू होगी तो वो हम आपको स्पेसिफाई करेंगे। उसके अलावा जो चीज नजर आ रही है तो वो है V सबस्क्रिप्ट N फंक्शन ऑफ X, जो कि B5 में गिवन है, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज है कि विल मेक श्योर कि जो भी चीज हम आपसे कह रहे हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है इट्स अंडर कंट्रोल। तो अब ये B5 में जो भी चीज है तो दैट्स कॉल्ड एन nth ऑर्डर चेबिशेव पॉलिनोमियल। तो वी डू नॉट नीड टू गेट स्केयर्ड फ्रॉम दिस स्केरी नेम कि कोई मुश्किल चीज होगी। अगर आपको यानी कि जैसे उन्होंने V0 कंप्यूट किया हुआ है, V1 कंप्यूट किया हुआ है, V2 कंप्यूट किया हुआ है और V6 में वो एक रिकरेंस फार्मूला भी दे रहे हैं, तो अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो यू गाइस विल बी एबल टू काइंड ऑफ नेविगेट थ्रू दीस इक्वेशंस, क्योंकि इवेंचुअली आप लोगों ने सिर्फ अलजेब्रा करना है, नथिंग मोर। उसके अलावा कोई इनके फैंसी या सोफिस्टिकेटेड काम नहीं हो रहा है, आपने अलजेब्रिक स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। आपको इवेंचुअली 2 इक्वेशंस चाहिए जिनको आप सिमल्टेनियसली सॉल्व कर सकें और आपके पास n और कैपिटल ओमेगा C जो है वो आप कंप्यूट कर सकें। तो कीप दैट इन माइंड, इनके आपने भी B4, B5, B6 इक्वेशंस को थोड़ा सा इनके नेविगेट करना है एट होम टू सी के अगर आप लोगों ने इस B4 इक्वेशन को यूटिलाइज करना हो तो व्हाट वुड यू नीड, ठीक है। एंड आई विल आल्सो डू माय होमवर्क बिफोर मेकिंग वन सच क्वेश्चन। तब ये जो शेबिशेव फिल्टर है, जो B4 इक्वेशन थी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्लॉट बनता है जब आप मैटलैब वगैरह कोई कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म यूज करें, तो ये प्लॉट है जो फिगर B4 में आपको नजर आ रहा है। तो इसमें आपको ये चीज नजर आ रही है कि पास बैंड में रिपल्स है। तो जो बटरवर्थ के केस में जो मामला आपने किया था मैग्नीट्यूड रिस्पांस की 2 वैल्यूज पता चलाने के लिए, तो वो चीज यहाँ पे नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि पास बैंड में रिपल्स हैं। तो ये जो रिस्पांस है इट्स नॉट मोनोटोनिक, ये इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर मुझे आप लोगों को क्वेश्चन देना हुआ तो आई विल आल्सो थिंक कि मैं उस क्वेश्चन को किस तरह से पोज करूं। इवेंचुअली मुझे भी पता है कि अगर आपने 2 इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो आपको मैग्नीट्यूड रिस्पांस की 2 वैल्यूज चाहिए, तो आई विल मेक श्योर कि यू गेट दोस, ठीक है, चाहे डायरेक्टली आपको हम प्रोवाइड करें या इनडायरेक्टली प्रोवाइड करें। और देन वी कम, ये जो अभी शेबिशेव फिल्टर की बात हुई थी तो दैट वाज टाइप 1। टाइप 2 जो है उसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है, मैग्नीट्यूड रिस्पांस स्क्वायर्ड एक्चुअली, तो वो B10 इक्वेशन में है। उसमें अगर आप देखेंगे तो आप यू विल गेट टू नो कि वही पुराना फार्मूला ही है, लेकिन उसमें जो मेन जो आर्गुमेंट था तो आप उसका इनवर्स लिया हुआ है। तो अगर आप मेन आर्गुमेंट कंप्यूट कर सकते हैं तो आप उसका इनवर्स भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि अगर आपसे टाइप 1 शेबिशेव हम पूछें तो आप टाइप 1 का फार्मूला यूज करें, टाइप 2 पूछें तो आप टाइप 2 का फार्मूला यूज करें। इसी तरह से इलिप्टिक फिल्टर्स हैं, उनका भी ये मामला है कि देयर इज वन स्पेसिफिक इक्वेशन व्हिच स्पेसिफाइज देयर मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड रिस्पांस। ये जो B11 जो इक्वेशन है, तो इसमें भी मुझे एप्सिलॉन नजर आ रहा है और कैपिटल UN नजर आ रहा है। तो UN जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि it's Jacobian elliptic function. They haven't given any further information about it, but once again if I decide to ask you guys कि आप लोग जो है वो impulse invariance और प्रिंसिपल यूज करके मुझे एक elliptic filter बना के दें, तो definitely I'll make sure कि I specify
दिस फंक्शन जो कि जैकोबियन इलेक्ट्रिक फंक्शन है, तो इसका कोई क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन, इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू या इसका कोई छोटा सा स्केच या प्लॉट जहां से आप रीडिंग कर सकें, तो हम आपको देंगे। मकसद ये है कि इन दी एंड आपने वही चीज है, अलजेब्रा करना है और आपको दो इक्वेशन चाहिए जिनको आप सिमल्टेनियसली सॉल्व कर सकें, एंड देन यू नीड टू पिक अप द राइट इक्वेशन फ्रॉम अपेंडिक्स बी। अगर आप लोग जो है वो एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं फ्रॉम होम, अगर आप लोग कैंपस आएंगे तो दीज इक्वेशंस विल मेक श्योर के दे आर गिवन टू यू। ओके, तो एक छोटा सा हमारा डिटूर था, तो हम अपेंडिक्स बी में गए हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस के जो 3 इंपॉर्टेंट आपके पास कंटीन्यूअस टाइम फिल्टर्स हैं, बटरवर्थ, शेबीशेफ, इलिप्टिक, तो उनके मैग्नीट्यूड स्क्वायर फंक्शंस जो हैं उनका जो मैथमेटिकल फार्मूला है, क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशंस हैं, दे आर प्रोवाइडेड देयर, यू कैन यूटिलाइज देम, ठीक है, फॉर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस। Okay, let's come back to chapter 7. कोई questions हैं तो do let me know. Okay, तो IR filter design जो है, we have completed it. At least उसकी major जो details थी जो आप लोगों को चाहिए भी undergrad students, तो वो हम लोगों ने cover किए हैं। जो additional details हैं, they are in the textbook and you can read them on your own. तो अब हम जो है वो FIR filter design जो है उसकी discussion start करने जा रहे हैं। Okay, if there are no questions, तो हम FIR filter design के बारे में बात करते हैं। तो FIR filter design जो है इसका क्या मतलब है कि we have an LTI system under consideration, और वो कैसा LTI system है कि उसका जो impulse response है that is finite in duration, ये एक चीज है जिसके से उसे FIR कह रहे हैं। और फर्दर क्या चीज है कि जब FIR filter कह रहे हैं तो that means कि we have a frequency selective system in mind, कि जो either low pass components को जाने देगा या high frequency components को जाने देगा and so on, ठीक है। और मजीद जो उससे आगे जो बात है वो ये कि जो FIR filters का जो डिजाइन है तो that is kind of different in principle to the design of IR systems। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने IR filters का जो डिजाइन हमने कंक्लूड किया तो उसमें what was our design methodology, whatever the discrete time filter specifications were, we ported them and we kind of made an equivalent continuous time filter, ठीक है। तो अब ये जो FIR filters का जो मामला है उसमें ये काम नहीं हो रहा है, तो अब हम continuous time filters की डोमेन में नहीं जाएंगे, तो हम discrete time जो filters हैं उसी डोमेन में हम रहेंगे, ठीक है। यानी कि हम DTFT से CTFT की तरफ ट्रांजिशन नहीं करेंगे, अब हम DTFT में ही रहेंगे। लेकिन अब इसमें यानी कि एक तो ये चीज है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा भी फर्क है, वो ये कि we need to do something which is called windowing, ठीक है। तो windowing हमें करनी होगी, और windowing क्यों करनी होगी तो let's talk about it। Okay, FIR filter design using windowing। So this is what we are going to discuss now, ठीक है। Okay, तो क्या मामला है कि we have an LTI system in mind जिसका impulse response है h of n, और उसकी इनपुट होगी x of n, आउटपुट होगी y of n, आउटपुट इज कन्वोल्यूशन ऑफ इनपुट एंड h of n। ये h of n किस तरह का है कि अगर हम कह रहे हैं कि FIR है तो दैट मींस कि इस h of n में फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स होने चाहिए। एक पर्सपेक्टिव तो ये है। अब दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि अगर आप एक आइडियल लो पास फिल्टर की बात करें तो उसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है, हाउ डज इट लुक लाइक। हम कह रहे हैं कि आइडियल लो पास फिल्टर के बारे में हम सोच रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस। अब DTFT के टर्म्स में बात हो रही है तो h e2 j ओमेगा है मैग्नीट्यूड। तो आइडियल लो पास फिल्टर का क्या मामला है कि पास बैंड में उसकी वैल्यू 1 है,
फिर एकदम एब्रप्ट ट्रांजिशन है जिसको हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, और फिर स्टॉप बैंड है जिसमें वैल्यू 0 है। पास बैंड में वैल्यू 1 है मैग्नीट्यूड रिस्पांस की, और स्टॉप बैंड में वैल्यू 0 है, और इनके 0 से पाई तक आपने स्पेसिफाई करना होता है। इस लेक्चर में अभी शुरू में भी हमने बात की है कि पाई से 2 पाई स्पेसिफाई करने की जरूरत क्यों नहीं है, तो देयर इज नो नीड इससे आगे जाने की। तो ये आपका पास बैंड है और ये जो है आपका स्टॉप बैंड है। ओके, तो और फिर आप वो इनके वैल्यूज यानी अब क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन बैंड है ही नहीं, तो इसको आप ओमेगा सी कह सकते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब ट्रांजिशन बैंड आता है तो फिर आपको दो फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं, ओमेगा पी एंड ओमेगा एस। तो ये चीज है। तो ये जो आइडियल लो पास फिल्टर है, अगर आप इसका यानी कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की, तो व्हाट डू यू गेट? रिकॉल करें फ्रॉम योर डिस्कशन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में यू हैव अ रेक्ट फंक्शन, तो टाइम डोमेन में आपको क्या चीज मिलेगी? यू विल गेट अ सिंक फंक्शन, ठीक है, आपको सिंक फंक्शन मिलेगा। तो ये जो चीज है तो दैट इज एच ऑफ एन। अब वैसे तो आइडियली तो हमें वो प्लॉट करना चाहिए था, और ये एवरलास्टिंग है, यानी हमें सैंपल्स प्लॉट करना चाहिए थे, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम है ना, तो हमें सैंपल्स बनाने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि सैंपल्स बनाना कई दफा आपका लेकिन मुश्किल हो जाता है लेक्चर सेटिंग में, और इट्स टाइम कंज्यूमिंग, तो इस वजह से हम लोगों ने जो कंटिन्यूअस शेप है वो स्केच कर दी है। अदरवाइज इनके व्हेन आई हैव रिटन हियर कि एच ऑफ एन है, तो इम्प्लिसिटली हमारे ज़हन में होना चाहिए कि यहाँ पे हम सैंपल्ड जो सिग्नल है, ये सैंपल्ड इंपल्स रिस्पांस है, वो प्लॉट कर रहे हैं। ओके, तो ये एच ऑफ एन है। तो फॉरन इस एच ऑफ एन के बारे में हमें क्या हमारी ऑब्जर्वेशन है? वही ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम रिपीट करते रहते हैं। एक तो ये कि नॉन कॉजल है, यानी कि इसका ये सारा पार्ट जो एन की नेगेटिव वैल्यूज के लिए नॉन जीरो है, तो ये सारा पार्ट प्रॉब्लमेटिक है। ये अगर होगा तो आपका इंपल्स रिस्पांस नॉन कॉजल होगा। दैट मीन्स कि इस तरह का सिस्टम आप एटलीस्ट इन दिस यूनिवर्स आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जिसमें इनपुट अप्लाई करने से पहले आउटपुट आ रही हो। तो नॉन कॉजल होना एक प्रॉब्लम है, और दूसरा प्रॉब्लम कौन सा है कि इट्स एवरलास्टिंग। ओके, एवरलास्टिंग का इनके ऐसे समय मसला नहीं है, लेकिन इट एम्प्लाइज के ये जो इम्पल्स रिस्पांस है तो ये IR है, जबकि हमने तो ये जो आइडियल लो पास फिल्टर है, हमें इसके लिए FIR जो है वो इम्पल्स रिस्पांस चाहिए, IR नहीं चाहिए। क्योंकि अब हम FIR फिल्टर डिजाइन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए फिर हम जो IR इम्पल्स रिस्पांस है वो डिसलाइक कर रहे हैं, क्योंकि IR फिल्टर डिजाइन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। तो जब हमने FIR फिल्टर डिजाइन करना है तो वी नीड टू समहाउ ये जो एवरलास्टिंग जो इम्पल्स रिस्पांस है, हमने इसको किसी भी तरह से फाइनाइट ड्यूरेशन इम्पल्स रिस्पांस में कन्वर्ट करना है। इनकी जो IR सिस्टम है इसको हम किसी भी तरह से आप कह लें कि एक रीजनेबल वे में हम FIR बनाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि FIR जो सिस्टम्स हैं उनके अपने फायदे हैं, उनके अपने बेनिफिट्स हैं। जैसे हमने चैप्टर 2 में देखा था कि FIR सिस्टम्स जो हैं दे आर अनकंडीशनली स्टेबल। ओके, तो IR से FIR फिल्टर फिर कैसे बनाते हैं? यानी एक इम्पल्स रिस्पांस जो कि एवरलास्टिंग हो, उसको आप फाइनाइट ड्यूरेशन को कैसे बनाएंगे? ऑफ कोर्स एवरीवन नोज इट, यानी कि चाहे हम मुश्किल अल्फाज यूज करें या नहीं करें, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये कैसे होगा? एक ही काम से होगा, जिसको आप कहेंगे कि ट्रंकेशन या फिर विंडोइंग। तो ये एग्जैक्टली वही चीज है जो अभी हम डिस्कस करना जा रहे हैं, ठीक है। सो वी ऑल नो दैट इसी तरह करना चाहिए, ठीक है, बट once some people do it then they give it sophisticated names. ओके, तो विंडोइंग करने के जरिए आप जो है IR इम्पल्स रिस्पांस को FIR इम्पल्स रिस्पांस जो है वो बना सकते हैं। अब फिर वही हम टेक्स्ट बुक की जो नोटेशन है उसको यूज करते हैं। हम कहते हैं कि एच ऑफ एन जो है वो इम्पल्स रिस्पांस है, इसके साथ D हम सबस्क्रिप्ट अटैच करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे डिजायर्ड सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस है, यानी कि एच डी ऑफ एन अब क्या चीज है? जो भी आपका डिजायर्ड फिल्टर था जिसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशंस गिवन थी, तो जो भी फिल्टर है टिपिकली जो आप कह लें कि जो स्पेक्स हैं वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्रोवाइड होते हैं। लेकिन अगर आप इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें तो आपके पास इम्पल्स रिस्पांस आ जाएगा उसी सेम फिल्टर का जो आपका डिजायर्ड फिल्टर है। तो इस डी ऑफ एन जो है दिस इज व्हाट यू डिजायर, लेकिन इट टर्न्स आउट टू बी एवरलास्टिंग, ठीक है। तो जिसका सोल्यूशन क्या है कि आप इसको ट्रंकेट कर दें, दैट मींस कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दें विद समथिंग
ये W ऑफ n क्या चीज है, इसको हम कहते हैं विंडो फंक्शन। तो आप जो है वो विंडोइंग करते हैं और आपका जो IR फिल्टर है, ठीक है, इट बिकम्स FIR। तो IR से FIR का क्या मतलब है, सिर्फ एक ही चीज है कि पहले वो एवरलास्टिंग था, अब उसकी जो ड्यूरेशन है वो फाइनाइट हो गई है। तो बाकी जो चीजें हैं वो इन्हीं के ग्रेजुअली हमने डिस्कस करनी है कि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें बाकी जो स्पेक्स थे कि पास बैंड रिपल्स इतनी होनी चाहिए, स्टॉप बैंड रिपल्स इतनी होनी चाहिए, और ओमेगा पी ये होना चाहिए, ओमेगा एस ये होना चाहिए, ट्रांजिशन जो बैंड है उसकी विड्थ ये होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें अभी करना बाकी है। तो विंडोइंग के जरिए आप सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि एक एवरलास्टिंग इम्पल्स रिस्पॉन्स को आप एक फाइनाइट ड्यूरेशन इम्पल्स रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें वही है कि जो सिंपलेस्ट जो विंडो फंक्शन है वो कौन सा है, वो ये कि W ऑफ n जो है इट इज इक्वल टू 1, ठीक है, कब, फाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए, कि n जो है वो 0 से m तक हो और जो W ऑफ n है वो 0 हो अदरवाइज। तो ये इस तरह की जो विंडो है इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर विंडो। अभी ग्रेजुअली अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि देयर आर अदर विंडोज पॉसिबल एज वेल, ठीक है। तो ये जो सिंपलेस्ट विंडो है इसको अगर हम स्केच करना चाहें तो हाउ वुड इट लुक लाइक, वो ये कि सबसे पहले तो आप अपना जो HD ऑफ n है वो आप प्लॉट करें इनके जो डिजायर्ड इम्पल्स रिस्पॉन्स है। तो डिजायर्ड इम्पल्स रिस्पॉन्स कौन सा है, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या था आइडियल लो पास फिल्टर के लिए, रेक्ट फंक्शन। तो उसकी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो आपके पास क्या चीज आती है, सिंक फंक्शन, ठीक है। तो ये सिंक फंक्शन हम बना रहे हैं वंस अगेन इन ऑर्डर टू बी क्विक। मैंने इसको इस तरह से ड्रॉप किया जैसे एक कंटिन्यूअस टाइम फंक्शन हो, एक्चुअली इट्स अ डिस्क्रीट टाइम फंक्शन, ठीक है। तो ये HD ऑफ n है, एवरलास्टिंग है। इसको अगर आपने FIR बनाना है तो यू वांट टू मल्टीप्लाई इट विद अ विंडो, ठीक है। और वो विंडो जो रेक्टेंगुलर विंडो है वो किस तरह की है, इट्स जस्ट कांस्टेंट, कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल M तक, ठीक है। तो ये अब आपके पास विंडो फंक्शन है जो भी हमने जिसकी इक्वेशन लिखी थी। जब आप इन दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं HD ऑफ n और W ऑफ n को, तो इट्स वेरी इजी कि आपको फौरन नजर आ रहा है कि आपको क्या चीज मिलेगी, ठीक है। जहां तक आपकी ये जो विंडो फंक्शन जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है, वहां तक आपका जो HD ऑफ n है वो रह जाएगा और बाकी जो है इट विल बी जस्ट 0, ठीक है। बाकी हर चीज जो है वो ट्रंकेट होगी। तो अब ये आपके पास H ऑफ n आ गया ऑफ योर रियल या प्रैक्टिकल FIR फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब ये जो इक्वेशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये वो है कि दिस इज व्हाट वी डिजायर, ठीक है, और H ऑफ n क्या है, दिस इज व्हाट वी गेट, ठीक है। और W ऑफ n क्या चीज है, वो है विंडो फंक्शन, ठीक है। तो जो चीज हमारी डिजायर थी तो दैट वाज एन IR सिस्टम जो कि डेफिनेटली यानी कि हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं था, तो जिसकी वजह से आपने उसको एक विंडो से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और उसके जरिए क्या हुआ कि जो H ऑफ n जो आपको मिला है तो नाउ इट इज एन FIR सिस्टम, यानी कि उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइनाइट है। यहाँ पे क्या मामला था कि जो HD ऑफ n था उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसकी ड्यूरेशन थी इन्फिनिट, और जो FIR है इसकी ड्यूरेशन कितनी है, m+1 सैंपल्स। तो ये काम हुआ, ओके। तो ये चीज है। तो अब फर्दर यानी कि इसमें आप जो अपनी इनसाइट्स हैं वो ऐड करते हैं कि ये जो इक्वेशन है जो हमने टाइम डोमेन में लिखी है जिसमें चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, H के कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल H है e2j ओमेगा, और फिर HD के कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल H सबस्क्रिप्ट d e2j ओमेगा, और फिर ओमेगा W ऑफ n के बजाय क्या है, कैपिटल W e2j ओमेगा, और मल्टीप्लिकेशन के बजाय क्या होगा, कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये मामला हो रहा है कि जो आपका डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है इट गेट्स कन्वॉल्व्ड विद द स्पेक्ट्रम ऑफ द विंडो फंक्शन एंड देन यू गेट योर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अब आप खुद देख रहे हैं कि जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस था दैट वाज द अल्टीमेट थिंग,
आपको तो बस वही चीज चाहिए थी, ठीक है, कोई और इनके फस आपको इनके कबूल नहीं है। तो अगर ये जो डिजायर जो आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है अगर वो कन्वॉल्व हो रहा है कैपिटल W के साथ, तो फिर आप अगर चाह रहे हो कि जो मसले मसाइल हैं वो कम से कम हो, तो आइडियली आप क्या चाह रहे होंगे कि जो कैपिटल W है आप चाह रहे होंगे कि ये एक इम्पल्स हो, एक इम्पल्स फंक्शन हो, ठीक है, क्योंकि इम्पल्स को जब आप किसी चीज के साथ कन्वॉल्व करते हैं तो यू गेट द सेम सिग्नल बैक। तो आइडियली आप चाह रहे हैं कि ये चीज हो, लेकिन ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप कैपिटल W को आप इम्पल्स चाह रहे हैं, तो जब आप इसकी इनवर्स फोरियर कंप्यूट करें तो इट टर्न्स आउट कि आपको एक ऐसा विंडो फंक्शन चाहिए होगा विच इज 1, ठीक है, फॉर ऑल n, ठीक है। तो यानी ये रफली इस तरह है कि अगर आपने अपने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को एग्जैक्टली प्रिजर्व करना है तो आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो विंडो है उसका स्पेक्ट्रम वो इम्पल्स चाहिए, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टाइम डोमेन में जो चीज बनती है वो एक ऐसी विंडो बनती है विच इज 1 फॉर ऑल टाइम। तो उसका मतलब है कि जैसे विंडोइंग हो ही नहीं रही, ठीक है, इनकी जो विंडो फंक्शन जो है वो 1 होगा फॉर ऑल टाइम। वो किस तरह से आपको नजर आएगा, इट विल लुक लाइक दिस। दैट मींस कि जब आप उसको एच डी ऑफ एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई विंडोइंग नहीं होगी और आपका जो एच ऑफ एन आपको मिलेगा वो भी आई आर ही होगा। तो दैट मींस के यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ कि जब आप इन्फिनिट ड्यूरेशन के इम्पल्स रिस्पॉन्स को ट्रंकेट करके फाइनाइट ड्यूरेशन का इम्पल्स रिस्पॉन्स बनाते हैं, उस वक्त आपके पास विंडोइंग की वजह से जो आपका डिजायर्ड या स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स था वैसा आपको नहीं मिलता है, थोड़ा सा आपको डिस्टॉर्टेड या जैसे टेक्स्ट बुक में मेंशन है स्मीयर्ड आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलता है। इनके वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऐसा है कि वो एक तो एक स्ट्रेच हो जाता है, उसमें कुछ रिपल्स आते हैं और ये कि उसमें ट्रांजिशन बैंड जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, जबकि आइडियल लो पास फिल्टर में देयर इज नो ट्रांजिशन बैंड। ओके, तो ये सब हमारे पास आप कह लें कि फाउंडेशन है फॉर द विंडोइंग मेथड और FIR फिल्टर डिजाइन। अब हम जो है वो आगे चलते हैं। टेक्स्ट बुक में देयर आर लॉट मोर डिटेल्स, ठीक है, लेकिन जो एसेंशियल डिटेल्स हैं वो मैंने आपको कवर किए हैं। ये इक्वेशन 744 जो है इट्स द इक्वेशन जो हमने अभी व्हाइट बोर्ड पे लिखी है, जिसमें आप रेक्टेंगुलर विंडो स्पेसिफाई करते हैं, एक ऐसी विंडो जिसका मैग्नीट्यूड जिसकी वैल्यू 1 है टाइम डोमेन में फॉर capital M plus 1 samples and it's 0 otherwise. Okay, तो अब ये जो फिगर 719 है इसमें जो B पार्ट है तो इसमें आपको वो चीज नजर आ रही है कि जो डॉटेड आपको चीज नजर आ रही है तो दैट वाज योर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ डिजायर्ड या आइडियल फिल्टर। और जब आपने विंडोइंग की है तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि आपके पास स्प्रेडिंग भी हो रही है और स्मीयरिंग भी हो रही है। मकसद ये कि आपका जो एक्चुअल फिल्टर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो थोड़ा सा डिविएट हो रहा है फ्रॉम द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। ओके, तो बाकी अब जो है हम अगली चीज पे आ जाते हैं। तो इसमें भी ये कि यानी जब जब आप जो है वो टेक्स्ट बुक से नेविगेट करें तो यू हैव टू बी काइंड ऑफ विजिलेंट इन द सेंस के इसमें से आपको क्या चीज पिक करनी है, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूलाज इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं तो दीज फॉर्मूलाज डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ मेमोराइजेशन, लेकिन डेफिनेटली यानी कि यू गाइस शुड नो कि व्हाट डू दीज फॉर्मूलाज रिप्रेजेंट। और अगर हम आपसे कहें कि इन फॉर्मूलाज को यूज करके प्लॉट्स हमें स्केच करके दें तो यू गाइस शुड बी एबल टू डू दैट। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब आपने विंडोइंग करनी है यानी कि आपने आइडियल फिल्टर का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसको जो कि एवरलास्टिंग है अगर आपने उसको ट्रंकेट करना है, एक मेथड तो ये था कि आप W ऑफ n जो है उसको 1 रख लें। उसके अलावा जो मेथड्स हैं वो ये कि W ऑफ n की आप कोई भी शेप चूज कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे भी आपको एम्फसाइज करता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। तो ये हम व्हाइट बोर्ड पे आप देखें कि जहाँ पे इस वक्त मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो ये W ऑफ n हम लोगों ने चूज किया था ट्रंकेशन के लिए। और ये किस तरह का W ऑफ n है जो रेक्ट फंक्शन की तरह लगता है हमें, इसकी वजह से हम इसे रेक्टेंगुलर फंक्शन कहते हैं। मकसद ये है कि ये जो आपने W ऑफ n बनाना है, जो विंडो फंक्शन बनाना है, तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो फाइनाइट होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें M+1 सैंपल्स होने चाहिए, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि उसकी शेप जो है वो कांस्टेंट हो, ठीक है। तो आप उसकी शेप जो है वो ट्राइंगल की तरह भी बना सकते हैं, आप उसकी शेप जो है वो कर्व की तरह भी बना सकते हैं, जैसा आपका दिल करे वैसे आप उसकी शेप बना सकते हैं, ठीक है। तो यही शेप्स जो है वो आप कह लें कि 2 और 3 डेकेड्स अगो लोग इस पे रिसर्च करते रहे,
डेफिनेटली इस पे रिसर्च जो है इट हैज बीन डन एंड मैच्योर्ड इनफ, तो इसमें यानी फर्दर स्कोप नहीं है हमारे पास रिसर्च का। तो जो बेस्ट फाइंडिंग्स हैं वो आ चुकी हुई हैं। तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट शेप्स जो हैं वो ट्राई किए, और वो जो शेप्स हैं ये फिगर 721 में प्लॉटेड है कि कौन कौन सी डिफरेंट विंडोज जो हैं वो लोगों ने यूज की हैं। तो उनके जो नेम्स हैं वो यहाँ पे स्पेसिफाइड हैं कि हैमिंग विंडो है, हैरिंग विंडो है, ब्लैकमैन विंडो है, बार्टलेट विंडो है। तो मकसद ये है कि जितनी भी विंडोज हैं, विंडो फंक्शंस हैं, इनके लिए ये मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं 747 इक्वेशन में, ठीक है, ए से लेके डी तक। तो ये फार्मूला जब आप मैटलैब वगैरह में प्लग इन करें तो यू विल गेट दोस शेप्स, ठीक है। तो ये फार्मूलाज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर मेमोराइजेशन, और इनके जो नाम हैं वो भी मेरे ख्याल में बहुत जरूरी नहीं है कि आप लोग याद करें, बट कीप दैट इन माइंड के देयर आर डिफरेंट वेज, ठीक है, जिसके जरिए आप जो है ट्रंकेशन कर सकते हैं आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स की टू मेक एन FIR इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। इस तरह से ब्लैकमैन विंडो भी है। और इन विंडोज में सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इन विंडो में ये सारी जो विंडो फंक्शंस हैं दे आर सिमेट्रिक अबाउट द मिड पॉइंट। तो कोई भी ऐसा FIR सिस्टम जिसमें सिमेट्री हो अराउंड द मिड पॉइंट, तो उस तरह का जो FIR सिस्टम है दैट वुड हैव लीनियर फेज। तो ये चैप्टर 5 पे हमने जो बातें की थी उसमें हमने देखा था कि हर FIR सिस्टम का लीनियर फेज नहीं होगा, लेकिन ऐसा FIR सिस्टम जिसके इम्पल्स रिस्पॉन्स में सिमेट्री है अराउंड द मिड पॉइंट, कि मिड पॉइंट के दाएं तरफ और बाएं तरफ एक ही शेप हो, तो जब आप उसका सारा एनालिसिस कर लेंगे तो इवेंचुअली यू विल फिगर आउट कि उसका जो फेज है वो लीनियर है। और लीनियर फेज क्यों हमें पसंद है, क्योंकि उसमें आउटपुट पे सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स एक जितने डिले के साथ अपीयर होते हैं। तो दैट मींस कि विंडोइंग मेथड में अगर आपके पास जो ओरिजिनल आपका डिजायर्ड जो इम्पल्स रिस्पॉन्स था वो और विंडोइंग फंक्शन अगर ये दोनों जो हैं सिमेट्रिक हो अराउंड द मिड पॉइंट, तो उस केस में ये मामला होगा कि जो आपके पास इवेंचुअली जो FIR फिल्टर बनेगा तो उसका फेज भी लीनियर होगा। तो दैट इज बेसिकली जस्ट सम क्रिस्पी स्टफ फॉर द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। उसके अलावा मजीद ये है कि ये जो प्लॉट इस टाइम आपको नजर आ रहा है, तो दैट प्लॉट एक्चुअली इज प्लॉट ऑफ DTFT। ये जो विंडो फंक्शंस हैं उनकी DTFTs प्लॉटेड है, लॉग स्केल में प्लॉटेड है, इसलिए इसमें आपको साइनोसाइडल टाइप के रिपल्स नजर आ रहे हैं। तो ये रिपल्स हैं, यानी कि इनको आप कह लें याद करना या इनसे घबराना या कोई भी चीज जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लॉग स्केल में होती है वो y एक्सिस पे जो स्केल्स हैं, कि आप हमने जो विंडोइंग फंक्शन था उसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है कैपिटल W, उसके बारे में हमने क्या बात की थी कि कैपिटल W जितना हमें इम्पल्स से मिलता जुलता मिलेगा उतना हमारा जो है वो फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है, एक्चुअल फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आइडियल फिल्टर के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से मैच करेगा। तो इसमें हमने यही देखना है कि जो जीरो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तो वो हाई होना चाहिए, बाकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हैं वो लो होने चाहिए, और बाकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सारे प्लॉट्स में मुझे -20 से नीचे नजर आ रहे हैं। तो लॉग स्केल में -20 जो है -20 या 20 dB का जो फर्क है ये काफी ज्यादा होता है। तो यानी कि इन शॉर्ट ये है कि ये जो भी 4-5 विंडोज हैं तो दे आर रीजनेबल एनफ, दे आर गुड विंडोज, ठीक है। उनकी मजीद कुछ डेटा टेबुलेटेड है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो एग्जैक्टली जो चीजें मैं आपको यहाँ पे नरेट कर रहा हूँ तो वो चीजें हैं जिसके लिए आई विल बी काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू रिस्पॉन्ड टू, ठीक है। तो एग्जाम में वही चीजें हम लोग आपसे पूछेंगे जो चीज हम आपको बता रहे हैं। तो अगर मैं इन चीजों को नेविगेट कर रहा हूँ और ये 5-6 इक्वेशंस मैंने आपको नहीं बताई हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू गाइस अबाउट इट, ठीक है। तो यानी हमने विंडोइंग को इंट्रोड्यूस किया है और विंडोइंग के जरिए हमने जो फिल्टर डिजाइन करना है उसमें हम आएंगे। तो विल गेट टू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर कि काइजर विंडो इज अ विंडो जिसने यूनानिमसली पॉपुलैरिटी गेन की है। तो हम काइजर विंडो के जरिए जो है वो FIR फिल्टर डिजाइन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर टाइम परमिटिंग हुआ तो हमने FIR डिजाइन का एक और मेथड है जिसको हम पार्क्स मैक्लेलन मेथड कहते हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे एंड देन दैट विल मार्क द एंड ऑफ चैप्टर 7। ओके, तो टाइम इज अप, आई एंड माय लेक्चर हियर। आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें और इफ देयर आर एनी क्वेश्चन